और भैया आप पार्टी के चुनाव और व्यक्तिगत चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन क्या राजनीति अब एक बिजनेस बन चुकी है? कि जितना मैंने घूमा है आपके क्षेत्र में, जी तो हर कोई बोलता है कि हमारे कार्यक्रम मनोज भैया भी आ रहे हैं। मैं बिल्कुल। सोचता हूँ कि यार यहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं, ये घर में रहते हैं क्या नहीं रहते? तो आपकी तैयारी अभी किस तरह से जमीन लेवल पे अगर देखा जाए तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे अगर मान लो पार्टी ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को हमने टिकट दिया और उसके बाद में वो व्यक्ति आकर चुनाव लड़ता है, राइट ना? लेकिन क्या होता है कि पार्टी के द्वारा वो लोगों पे थोपा गया है। आज अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं भैया, शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं, तो क्या उनको प्रॉपर तौर पे वो लाभ दिलवा नहीं पाते हमारे के जनप्रतिनिधि? क्या है मतलब, क्या चीज? देखिए, मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं आप सभी का यारों का यार देव पवार और मेरे साथ में आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप जानते हैं, आपने शायद चेहरा देखकर पहचान लिया होगा। वाराणसी से हमारे मनोज टेमरे जी हैं। भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। आप सभी जो दर्शक लोग हैं, भैया को आपने समाज सेवी के तौर पे देखा है, राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर देखा है, और आज भैया से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जो समाज में यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, मतलब कि जीरो से हीरो की जो शुरुआत होती है। भैया सबसे पहले आप दो शब्दों में अगर आप मेरी ऑडियंस कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले तो मैं आज जो देव पवार जी हैं, ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, और मुंबई से अपना संपूर्ण प्रशिक्षण कंप्लीट करके आज ग्रामीण अंचलों में देव पवार जी काम कर रहे हैं। और आज ये बहुत सारे युवाओं के मार्गदर्शक है, आइकॉन है। सोशल मीडिया में जो भी अपना भविष्य बनाना चाहता है, चाहे वो विभिन्न कंटेंटों के माध्यम से जनसेवा का काम या मनोरंजन का काम चुनते हैं, उनके लिए आज देव पवार बहुत बड़ा एक नाम है, एक मार्गदर्शक है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरक्की से आप बढ़ रहे हैं, तो निरंतर आप इसी प्रकार और भी आगे बढ़े, और अनेकों क्षेत्र में जो आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपके प्रशंसकों के लिए और क्षेत्र के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के स्वरूप प्रेरणादायी आपका कदम है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू भैया। चलिए, अब मैं भैया से बात करता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं जब भी किसी शख्स से मिलवाता हूँ मैं आपको, तो हम पूरी बात करते हैं स्टार्ट टू एंड। तो भैया, राजनीति फिलहाल में आप अभी भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं वाराणसी के अंदर, और सामाजिक तौर पे देखा जाए तो आप पूरे बालाघाट जिले पे काम करते हैं। सबसे पहले राजनीति का जो ख्याल है वो आपको कब आया? मैं एक स्वयंसेवक हूँ, और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से मैंने सामाजिक जीवन में संगठनात्मक रूप से काम करना शुरू किया। किस सन से स्टार्ट किया था? 2008 में मैं स्वयंसेवक के रूप में विश्व हिंदू परिषद में काम करना चालू कर चुका था, जिसमें मैंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। जिला प्रमुख से लेकर सत्संग विभाग से लेकर सह संयोजक तक मैंने संगठन में काम किया है। संगठन में काम करते करते मैं जब असहाय पीड़ित लोगों को थाना, अस्पताल, एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय या विभिन्न प्रशासनिक ऑफिसों के चक्कर लगाते देखता था, और उस समय उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाता था। कोई भी उनका साथी, दोस्त बन करके उनके साथ में खड़ा नहीं होता था। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी, और वह पीड़ा ही मुझे काम करने के लिए प्रेरित करते गई। मुझसे जितना बन पड़ता था, जिस हालातों में बन पड़ता था, मैं कल भी जनता के लिए दौड़ता था, मैं आज भी जनता के लिए दौड़ता हूँ। और अब मेरे दिनचर्या में शामिल हो गया है कि जब भी कोई मुझे याद करेगा, वो चाहे किसी भी विषय में हो, थाना हो, कोर्ट हो, अस्पताल हो, कचहरी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, स्टूडेंट हो, चाहे किसानों के मुद्दे की बात रखनी हो, चाहे युवाओं के मुद्दों की बात रखनी हो, चाहे वो फिर स्टूडेंट की बात रखनी हो, या फिर बेरोजगारी जैसा अहम मुद्दा हो, इन विषयों पर मैं हमेशा अपनी जनता के लिए, अपने युवाओं के लिए उनका दोस्त, उनका साथी, उनका बेटा बन करके सदैव उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहूँगा। तो भैया, ये जो आपका सफ़र जो शुरुआत हुई है ना, अभी क्योंकि बता दो मैं आपको कि भैया ने जो है जिला पंचायत के चुनाव को इतनी मेहनत किया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करी भैया ने।
तो वो जो संघर्ष रहा आपका, वो कितने साल का संघर्ष था आपका, जो अभी जिला पंचायत में आपको परिणाम मिला है? लगभग 8 से 10 साल का वो मेरा संघर्ष था, जो जिला पंचायत में आपको जिसमें जिला पंचायत में हमने नित्य काम करते रहे। मेरे वारासुनी खैरलांजी विधानसभा के अंतर्गत 90 पंचायत और लगभग 130 गांव आते हैं। मतदाताओं के रूप में देखा जाए तो 2 लाख मतदाताओं वहाँ मतदान करते हैं, जिसमें मतदान आंकड़ा 1,85,000 90,000 इस तरीके से हर चुनाव में जाता है। तो हमने निरंतर अपने क्षेत्र में काम किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच करके उनकी किस रूप में मदद कर सकते हैं, इसीलिए हमने सदैव काम किया है। किसी भी प्रकार का आडंबर, किसी भी प्रकार की कोई स्वार्थवश हमने जनता से मत नहीं लिया। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग 20 से 21 पंचायत हैं, और अगर गांव कस्बे की बात करें, टोलों की बात करें, तो लगभग 50 के ऊपर में गांव बढ़ते हैं। 48,000 से 50,000 के बीच में वहाँ का मतदाता है, जहाँ पर हमने बिना पैसों से, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हमने किसी भी प्रकार का जनता को लालच दे करके हमने मतदान नहीं लिया, हमने मत नहीं लिया। मतलब आपने पैसा खर्चा नहीं ना मैंने पैसे बांटा, ना मैंने दारू बांटी, क्योंकि मैं समाज को सुधारने के लिए निकला हूँ। मैं युवाओं को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, जनता को सही रास्ता दिखाने के लिए मैं जनता तक पहुँचा हूँ। तो इन माध्यमों के ये जो षड्यंत्र हैं, एक प्रकार से, चाहे पैसे बांट के अपने वोटों को लेना, चाहे फिर आप शराब बांट करके ले रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपका जनप्रतिनिधि, आपके बीच में काम करने वाला समाज सेवी, इन सब गतिविधियों को युवाओं के बीच में और जनता के बीच में नहीं ला सकता, अगर वो सही है। मैं समाज सुधारने आया हूँ, समाज को बिगाड़ने नहीं आया हूँ। अच्छा मनोज भैया, अभी जो आप देखते हैं राजनीति का जो स्वरूप है, अब देखिए आप किस तरह से देखते हैं मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन क्या राजनीति अब एक बिजनेस बन चुकी है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ लोगों के अगर देखता हूँ मैं कि जितना आप पैसा खर्च करेंगे उसके उस पे होता है ना कि इंसान उतना वसूल भी करता है। उसका कारण था, हाँ, आपके मन में ऐसे विचार आना निश्चित तौर पे लाजमी है। उसका कारण ये था कि अगर आप आज के 10 साल 15 साल पहले जाते हैं, हाँ, तो सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कम थी, साथ ही साथ शिक्षा का स्तर भी कम था। आज जो टेक्निकल शिक्षाएं हो रही है और आज युवा शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, चाहे फिर वो हमारी बहनें हो, हमारा यूथ हो, हमारे विद्यार्थी हो, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के ओर बहुत ज़्यादा उनका अभी लगन से साथ वो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं जैसे मान लीजिए आज आप निर्दलीय प्रत्याशी तौर पे आप आए, आपने अपनी मेहनत किया, आप किसान के बेटे हैं, है ना? पहली बात तो आप किसान के बेटे हैं, क्योंकि चुनाव अभी क्या हो रहा था कि जिसके पास में पैसा है वो चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, ये कहानी है। हाँ, क्योंकि जिला ये था ना इसके, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इसके पहले जो हमारे नेता है ना, हाँ, वो इतना पैसा फेंकते थे, इतना पैसा अभी फेंकते हैं, हाँ, तो वो क्या काम करता है, उतना फिर वसूलेगा भी, वो वसूलेगा, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस के तौर पे लोग उसको देखते हैं, हम नहीं देखते, वो बातें अलग, क्योंकि आप तो क्या है, अपनी खुद की आपने पहचान बनाई, खुद ने आपने मेहनत किया, तब जाके आपने उस चुनाव को फाइट किया। तो आपकी जो कनेक्टिविटी रही वो कैसे दिल से रही एकदम लोगों के साथ में। तो अभी जो है आपका नाम, अब जैसे जिला पंचायत तो आपने जीते लिया है, अब नाम आ रहा है आपका कि विधानसभा में जो है अब काफी हद तक नाम चल रहा है, उछल रहा है आपका वाराणसी से, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर आप मेरे विचार है उसके अनुसार जो अपना राजनीति है वो एक समाज सेवा का अच्छा जरिया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को और आम जनमानस को आग्रह करता हूँ कि अगर आप शिक्षित हैं, आप जनता की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो आपको राजनीतिक जीवन में आना चाहिए। अगर आप राजनीतिक जीवन में आएंगे तो आप अकेले आप लाखों लोगों की, सैकड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समाज सेवा का एक साधन है। अब अगर हम चुनाव को देखते हैं तो मैं किसान का पुत्र हूँ, दूर दूर से कोई भी बड़ा बैकग्राउंड राजनीति का नहीं था। पिताजी का बैकग्राउंड, हम लोग कृषक आदमी हैं। हाँ, शुरू से हम लोग कृषक आदमी हैं और हम लोग कम पूंजी में काम करने वाले लोग हैं। तो जिला पंचायत जैसा अहम चुनाव भी हमने अपने जनता के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से ही जीत पाया। मैंने आपको पहले ही बताया कि ना मैंने पैसा बांटा, ना मैंने शराब बांटी। उसके बावजूद भी बम्पर वोटों के साथ में, भारी मतों के साथ में हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे वाराणसी की जनता ने हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और जिला पंचायत जैसा अहम चुनाव हमने अपनी श्रीमती को खड़ा किया था और उनके साथ में हमने निरंतर काम करते हुए
इसमें जीत भी हासिल की। अब रही बात विधानसभा की, तो जनप्रतिनिधि पहले पंच, फिर सरपंच, फिर बीडीसी, फिर जिला पंचायत और उसके बाद में विधायक। मैंने अपने जीवन की जो राजनीतिक जो मैंने शुरुआत की थी, तो वो जिला पंचायत से हमें अपना मुकाम मिला। तो अब हम पीछे तो नहीं आएंगे ना, हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सीधे विधानसभा ही आती है। उसके बाद में विधानसभा आती है। तो हमारा जो काम है वो निरंतर हमारे विधानसभा में वारासोनी खैरलान जी विधानसभा के 90 पंचायतों में 130 गांव में निरंतर लगातार चल रहा है। और ये अभी से नहीं है कि अभी चुनाव आ रहा है तो अभी हम लोग दिख रहे हैं। आप तो साल भर रहते हैं मेरे ख्याल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो जीवन में ही एक्टिविटीज में शामिल है कि मैं जब तक दिन में 10-15 लोगों की मदद नहीं करूंगा तो मुझे चैन नहीं आता। में। जितना मैंने घूमा है आपके क्षेत्र में, जी। तो हर कोई बोलते हैं कि हमारे कार्यक्रम मनोज भैया भी आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ भी आ रहे हैं, ये घर में रहते हैं क्या नहीं रहते? घर में रहते हैं और अब वो हमें अच्छा लगता है। भैया दिन की शुरुआत कैसे होती है आप? देखिए, सुबह मैं उठता हूँ, सुबह उठने के बाद में पहले तो पूजा अर्चना, नहाना धोना हो गया। उसके बाद में जैसे उठता नहीं तो मेरे फ़ोन चालू हो जाते हैं। टारगेट क्या सेट करते हैं आप? नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं रहता। हाँ। बस लोग को पता है कि हम कहीं भी किसी भी दरबार में जाएंगे तो खाली आ जाएंगे राजनीतिक जीवन में, पर अगर हम मनोज टेमरे को किसी भी चीज़ के लिए याद करेंगे तो वो हमें खाली नहीं करेगा। अगर किसी भी रूप में मैं उनकी मदद करने के लिए निरंतर तैयार रहता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रक्तदान जैसी मुहिम हमने अपने जिले में से चालू की है। आज के 10 साल 15 साल पहले रक्त की बहुत कमी हुआ करती थी हमारे मुख्यालय में, किंतु मैंने अपने जन्म दिवस पर रक्तदान देना चालू किया, लोगों को प्रेरित करना चालू किया कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान करे और 10 वृक्ष लगाए। ये मुहिम आज इतनी चालू हो गई और मैंने ये भी बोला आप रक्तदान कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए और सोशल साइड पे अपनी एक्टिविटीज की फोटो भी डालिए ना, क्या दिक्कत तो जिससे और भी लोगों को अवेयरनेस प्रेरणा मिलेगी और हर व्यक्ति, तो आज उसके परिणाम ये हो रहे हैं देव भैया कि लोग, हर व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर लगभग रक्तदान करता है, उसकी फोटो डालता है और वो अपने आप में गर्वान्वित होता है कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बहुत देख रहा हूँ अभी। हाँ। कि आज मेरा जन्मदिन था, मैं वहां पर गया, मैंने डोनेट किया। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी बात है। और जैसे मान लीजिए भैया, अब जैसे आपका जीवन जो है काफी, मतलब राजनीतिक जीवन काफी व्यस्त होता है, खुद की लाइफ का, पर्सनल लाइफ का जो होता है पता ही नहीं चलता कैसा क्या होता है। मैं ये कहना चाह रहा था, सुबह आप उठते हैं तो आपको सेट करते हैं कि मुझे 5 गांव घूमना है कि 10 गांव घूमना है? देखिए, मेरी जो दिनचर्या है, मैं सुबह उठता हूँ तो 12-1 बजे तक के लगभग मैं 4-5 गाँव में अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन के लिए, अपने युवाओं के साथ में मिलने के लिए चले जाता हूँ। वही मैं बोल रहा था। फिर उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में जो भी गतिविधि है, अब जिला पंचायत क्षेत्र को भी संभालना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज आपके इसमें है कि बोले मनोज टेमरे जी जो बोले 13वीं कार्यक्रम भी रहे तो पहुंच जाते हैं, किसी की अंत्येष्टि तो वहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो आप इतना टाइम मैनेज कैसे करते हो? अब देखिए, क्षेत्र काफी बड़ा है आपका। ये सब राम की कृपा है, ये राम जी मुझसे करवाते हैं, मैं माध्यम हूँ। ये जितनी भी कृपा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस इंसान की इतनी औकात नहीं थी, पर मेरे कर्म, राम जी का आशीर्वाद, जनता का मार्गदर्शन, ये मुझे यहाँ तक ले आया। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जितने हमारे दर्शक हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैं जो आपके यहाँ से भी देख रहे हैं इस वक्त। आप सब लोग बोलते हैं ना हमेशा, और मेरे साथ में से कुछ दोस्त लोग हैं, ये फेटा आपकी पहचान है। बिल्कुल। अगर इसको बांधने का तरीका हमेशा सेम होता है, एकदम सेम दिखता है। 2008 से मैंने भगवा को धारण किया हूँ और आज ये भगवा ही मेरी पहचान है। नहीं, ये जो बांधने का तरीका है ना आपका, ये बड़ा यूनिक तरीका है। मतलब ऐसा लगता है किसी ने लाके, हमेशा होता है ना एक बना हुआ, उसको बस लाके रखना। आप अगर किसी काम को जब करना चालू करते हैं तो उसकी सुंदरता दिन ब दिन निखर जाती है। हाँ। और वो अपने आप में इतना परिपक्व हो जाता है कि वो लोगों को अच्छा दिखना चालू हो जाता है। हाँ, वो सही बात है, और वो आपके पास। अच्छा भैया, अब हम आते हैं एकदम मेन टॉपिक पे। विधानसभा की इस बार आपकी कैसी क्या तैयारी? क्योंकि आप देखिए, आप पार्टी से भी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी आपके नाम चल रहा है ऊपर कि भाई टिकट्स के काफ़ी हद तक चांस है। तो आपकी तैयारी अभी किस तरह से जमीन लेवल पे अगर देखा जाए तो? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2008 से ही मैंने राजनीतिक जीवन में काम करना चालू कर दिया। अपनी जितनी पंचायत है, अपने क्षेत्र में मेरा प्रवास निरंतर रहा है। चाहे किसी के छोटे मोटे कार्यक्रम हो, शादी ब्याह या अस्पताल का कार्यक्रम हो, थाना का कार्यक्रम हो, किसी का जन्मदिवस का कार्यक्रम है, अगर किसी परिवार में अगर गमी हो चुकी है, वो परिवार दुख में है, तो मैं उसके साथ में खड़ा होकर के उनका हौसला बढ़ाने का काम लोग करता देखते हूं। भी हैं आपके। और हर एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे वो फिर वो दुर्गा उत्सव हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, और हमारे जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुरूप, जितने भी मंडाई मेले, तो इन माध्यमों के, इन विभिन्न क्षेत्रों के माध्यमों से मैं जनता के बीच में जाने का प्रयास करता हूं। और निरंतर यही प्रयास
आज मुझे एक पहचान दिलाया है, और उसी पहचान के बदौलत, क्योंकि ऊपर वाला कभी कभी किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए भेजता है, तो मुझे लगता है कि जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था, मुझे लगता है कि मेरे पास में पूंजी नहीं थी, मेरे पास आज भी धन नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी गतिविधि जो मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरा ईश्वर मुझसे करवा रहा है, ये जनता मुझसे करवा रही है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं मुझे उस स्थान तक पहुंचाना चाहती है कि जिसके वजह से उनको लगता है कि इस इंसान को अगर यहाँ पहुंचाएंगे तो वो और भी अच्छे तरीके से हमारी मदद कर सकता है। तो जिला पंचायत जैसा अहम चुनाव हमने जीता, जनता ने हमें जिताई। अब विधानसभा के चुनाव है, तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जमीनी स्तर पर हम बाप दादाओं से हमारी पार्टी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ग्रामीण अंचलों में कथड़ी कहा जाता है। हाँ, कथड़ी, बिल्कुल। कथड़ी, जिस पर हम लोग खटिया पर, खाट पे और पलंग पे बिछा करके हम सोते हैं। जी जी। तो जो आदमी जिस पार्टी का हुआ करता था ना, तो उसके घर में उसके वो चिन्ह की कथड़ी अभी भी बनी होगी। बनी होगी। मेरे घर में अभी मैंने एक कथड़ी निकाला, तो आपको मैं बताऊंगा कमल की निशान की मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उसमें निशान है, और उनका कमल निशान के साथ में अटल बिहारी जी की इसमें फोटो लगी है। तो ये बताता है कि हम पुश्तैनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनसंघ से हमारे बाप दादाओं ने काम किया। हाँ ठीक है, हमारे पास में कम पूंजी थी, हमारे पास में संसाधन नहीं थे, या हमारे पास में निखरने के लिए वो आयाम नहीं रहे होंगे, पर कहते हैं कि किसी घर में भी एक बड़ी शख्सियत पैदा हो जाती है। हम शख्सियत तो नहीं है, पर भगवान ने इस क्षेत्र में आने के लिए मुझे एक रास्ता दिया, और इसी रास्ते के बदौलत हम जो पुश्तैनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है काम कर रहे हैं। हम अपने शीर्ष संगठन से, अपने जिला संगठन से इस बार टिकट की मांग करते हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच पहले से रही है कि हम युवाओं को इस बार आगे बढ़ाएंगे, जमीन पे काम करने वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पता है कि मेरे पास में धन का अभाव है, पर जिला पंचायत के समय भी मेरे पास में धन नहीं था। उसके बावजूद भी जनता ने हमें जिताई, और आगे भी हमें भरोसा है कि हमारी पार्टी इस बार हमें टिकट भी देगी, और हम अपना कमल का फूल बिना किसी विरोध से, बिना किसी झंझट से, और बिना किसी षड्यंत्र से अपने क्षेत्र में कमल का फूल खिलाने के लिए निरंतर काम करेंगे। और भैया, आप पार्टी के चुनाव और व्यक्तिगत चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये होता है, देखिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी पार्टी की एक विचारधारा रहती है। जिस प्रकार से हमारा डीएनए एक पारिवारिक डीएनए होता है, उसी प्रकार एक डीएनए पार्टी का भी होता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं चुनाव जीता तो उस समय मेरे साथ में बहुत सारी सिचुएशन खड़ी हुई थी। बिल्कुल, सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई थी कि कई पार्टी के ऑफर थे, कई पार्टी चाह रही थी कि मनोज टेमरे या पूजा मनोज टेमरे जिला पंचायत सदस्य हमारे खेमे में आ जाए, किंतु मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामाचंद्र मुखर्जी के विचारों का व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर कोई गलत निर्णय लेता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसका विरोध करना चाहिए। मेरे जिला पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व से गलत निर्णय हुए थे, बरोबर है, और इसके कारण मुझे चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ा, पर मैं अपनी विचारधारा से अलग नहीं हुआ। मैंने अपनी जीती हुई सीट अपने मेहनत से, अपने दम से, अपने कार्यकर्ता और अपने जनता के समर्थन से चुनाव में जिला पंचायत जीते हम, और अपनी विचारधारा को, अपनी मां भारती को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को हमने जीती हुई सीट समर्पित कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो किया। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो पार्टी है, जैसे मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि पार्टी बेस पे जब टिकट मिलती है तो इंसान के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आप पार्टी पे हैं, आप पार्टी बेस और व्यक्ति खुद का जो होता है ना, व्यक्ति विशेष जो होता है, बिल्कुल व्यक्तिगत छवि और पार्टी की छवि के हिसाब से अगर चुनाव लड़ता है कोई इंसान, देखिए उसको कैसे आप देखते हैं? इसमें दो चीज होती है, पार्टी की वोट 50% और व्यक्तिगत वोट 50%, क्योंकि खुद की छवि। मगर वो अगर व्यक्ति अगर हमने सही चुना है, हाँ, तो वो आप अपनी 50% और पार्टी की 50% मिला करके 100 करता है। अगर वहां पर व्यक्ति का चुनाव सही नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी भी लड़खड़ा जाती है। हाँ, तो इसीलिए व्यक्ति भी चुनना, मैं उसी पॉइंट ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि उस पॉइंट पे मैं इसलिए आना चाहता था कि मैं आपकी विचारधारा उसके प्रति क्या है। देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, अभी एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे अगर मान लो पार्टी ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को हमने टिकट दिया, और उसके बाद में वो व्यक्ति आकर चुनाव लड़ता है, राइट ना, लेकिन क्या होता है कि पार्टी के द्वारा वो लोगों पे थोपा गया है। बिल्कुल, जनता की चाह क्या है वो तो पूछने कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसका असर वो चुनाव में हमें देखने को मिलता है। गलत व्यक्ति को अगर पार्टी ने चिन्हित कर लिया है, हाँ, तो पार्टी को इसका नुकसान होता है। और जनता इसको देखती है
क्योंकि जनता आज की डेट में बहुत देखिए, समझदार है। जनता जागरूक है। अब जनता किसी के बहकाव में जाने वाली नहीं है, किसी के पैसे से, किसी के दारू से अपने वो मत का दुरुपयोग करने वाली नहीं है, क्योंकि ये नव भारत है और नव भारत का नवीन निर्माण हो रहा है। और इस निर्माण में जो युवाओं की जो भूमिका है वो अहम है, और इस बार का युवा जागरूक है, समझदार है, वो व्यक्ति पहचानना अच्छे से जानता है। मनोज भैया, अब युवाओं की बात आई है, हल्की सी बात करूंगा मैं। आज के डेट में युवाओं को वाकई में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है आपके हिसाब से? क्या लगता है आपको, जो हमारे गांव का, जो ग्रामीण का जो युवा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं आज 3 चीज की अति आवश्यकता है, जो कि जनप्रतिनिधि, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, विधायक, एक क्षेत्र का प्रमुख व्यक्ति होता बिल्कुल है, बिल्कुल, विधायक। तो वो व्यक्ति उन भूमिका को नहीं कर पा रहा है। जैसे? पहले तो होता है एक शिक्षा। ठीक। शिक्षा के ओर ज्यादा ध्यान जनप्रतिनिधि नहीं दे रहा है। ओके। दूसरा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के ऊपर में हमारा जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। और तीसरा जो अहम मुद्दा होता है वो होता है बेरोजगारी। ये 3 चीज अगर एक जनप्रतिनिधि कर दे तो उसका क्षेत्र भी विकसित दिखेगा, और वहां के जनता का जो चेहरा होगा वो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखेगा। और जैसे कि आजकल जो अपना जो युवा है, जितने भी हमारा यूथ है, मैं अब अच्छा, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, अगर इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करें। देखिए, कहीं ना कहीं अब आप जनता के बीच से चुने गए हैं। आज अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं भैया, शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं, तो क्या उनको प्रॉपर तौर पे वो लाभ दिलवा नहीं पाते हमारे के जनप्रतिनिधि? क्या है मतलब, क्या चीज़? देखिए, मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। शासन की योजनाओं का लाभ कुछ ही लोगों को मिल पाता है। उसका कारण है हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि सुस्त रवैये के कारण बिल्कुल अपनी जनता के लिए वो काम नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। वो उसे हाँ हो जाएगा, कर लो, फॉर्म रख देना, मेरे पीए से बात कर लो, आके मिल लेना, यही बोल करके उसको इतना परेशान और त्रस्त कर देता है कि उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण, आज बैंक में शासन ने कितनी अच्छी योजना बनाई कि युवाओं को लोन देना है, मुद्रा योजना के तहत। बिल्कुल, कई सारी योजना है। बिल्कुल, हाँ। जिसमें उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी सबको एक अलग ग्राफ में बांट करके उन्हें युवा बेरोजगारी या युवा रोजगार के उद्यमी के अंतर्गत उन्हें लोन देती है। पर मेरे पास में इतने युवा आते हैं कि बताते हैं कि भैया हमने फॉर्म डाले, सब डाले, किंतु आज दिनांक तक हमें बैंक वाले ने अटका दिया, या वहां से हमारी प्रक्रिया नहीं हुई और उन्हें लोन नहीं मिल पाता। वहीं अगर आप बहुत बड़े उद्योगपति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोन वाले को और लोन मिल जाता है। और जो युवा है, जो छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं, मैं आपको आश्चर्य होगा देव जी कि 50,000, 1 लाख का भी लोन उनको नहीं मिल पाता। उसको करोड़ों चाह रहा है कि मैं सैलून खोल लूं, मैं चाय की टपरी खोल लूं, या छोटा मोटा को मैं लघु उद्योग चालू कर लूं, किंतु उसको लोन नहीं मिल पाता, जिसके कारण से वो अपने आप को असहाय, पीड़ित मानता है, और वो फिर कहीं ना कहीं सरकार का विरोधी बन जाता है। तो इसमें देखिए गलती क्या होता है, आपने जनप्रतिनिधि को चुन लिया, मान लीजिए आपने विधायक को चुन लिया, ठीक है ना। अब अगर विधायक आपका सपोर्ट करे, क्या विधायक जैसे गांव में चुनाव में घूमते हैं, अगर वो अपने फ्री टाइम में भी घूम लें कि भैया हमारे यहाँ से कितने बेरोजगार युवा हैं जिनको लोन चाहिए, तो वहां उनकी हेल्प वो नहीं हो पाती है। मेरा मानना यह है देव जी, अगर एक विधायक है, अगर वो विधायक अपने दारू की दुकान बढ़ाने में, रेत के ठेके बढ़ाने में, अपने कल कारखाने को डेवलप करने में अगर ना रहे ना बिल्कुल, तो वो अगर जनता को समय दे दे ना, तो उसके क्षेत्र में किसी को भी कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर वो जनता दरबार लगा रहा है ना, अगर वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जनता दरबार ना लगाए, वो जमीन स्तर पे अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाने का काम करे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याएं खत्म होती रहेगी। अक्सर ऐसा होता नहीं, उसका कारण भी कहीं ना कहीं जनता है। आम जनता जिस दिन पैसे से और दारू से वोट देना बंद कर देगी, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में सच्चा व्यक्ति आएगा और आपको आप ही के बीच का एक हिस्सा मिल जाएगा। जैसे कि मनोज टेमरे है। मनोज टेमरे नाम है, मगर वो आप ही के बीच का हिस्सा है। एक किसान का बेटा है, आम नागरिक का बेटा है, गरीब मजदूर के बीच से निकला हुआ हिस्सा है, तो वो आपके सुख दुख को समझ सकता है। एक उदाहरण के स्वरूप में आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हम लोग शादी ब्याह करते हैं, बिल्कुल। अब जब शादी ब्याह करते हैं तो हम रिश्ते का मिलान करते हैं कि किस घर में बैठे, किस घर में न बैठे। तो वहां हम देखते हैं कि 19-20 हम मिलाते हैं। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। क्योंकि हम 15-20 नहीं मिलाते। अगर हम 15 है तो 20 वाले से हम क्या बात करेंगे, या हम हमेशा उससे दबे रहेंगे, या हम उसे खुलकर बोल नहीं पाएंगे, या हमारा मान सम्मान अच्छे से नहीं हो पाएगा, या तो हिचक होगी। तो इसीलिए हम रिश्ता कैसा मिलाते, 19-20 का। उसी प्रकार जो जनप्रतिनिधि और जनता का भी जो लगाव है
वो 19-20 का होना चाहिए। जो रिश्ता बन रहा है अब ये तो पूरा जनप्रतिनिधि का, ऐसा हो जाता है। जनप्रतिनिधि का और जनता का जो रिश्ता है वो 19-20 का होना चाहिए। तो आप अगर आपके बीच के व्यक्ति को अगर आप बोलोगे तो रात के 2 बजे भी जाने का आपको वहां पर क्षमता रहेगी, हाँ। कभी भी फोन लगाकर उससे बोलने की क्षमता रहेगी, उसको आपके घर में आने में कोई हिचक नहीं है, आपको उसके घर में जाने में हिचक नहीं है। पर अगर आप रिश्ता 15 और 20 का करोगे तो हाथ बांध के चुप रहना पड़ेगा, परमिशन लेने का भी इंतजार करना पड़ेगा, उनके पीए गार्ड और उनके तामझाम से आपको डरना पड़ेगा। इसीलिए आपका जनप्रतिनिधि 19-20 वाला होना चाहिए, 15-20 वाला नहीं होना चाहिए। समझ रहे, वरना फिर लोग कहेंगे भैया भी सो रहे हैं। बिल्कुल बोले भैया रात को लेट आए हैं। तो ये चीजें होंगी। अगर आप सही, भैया ने बहुत बड़ी बात बोले, उसके ऊपर आपको गौर करना आप, क्योंकि वोट देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा किसको वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो भैया जैसे मान लीजिए अभी अब आपका तो चुनाव लगभग करीब आ ही गया, पार्टी आपको मौका देती है, उसके बाद आप अगर विधायक बनते हैं तो आप किस तरह का बदलाव करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में, जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे जो निजी विचार है, हाँ मैं 3 चीज के ऊपर में सबसे प्रथम काम करना चाहूंगा। हाँ। मैंने अपने क्षेत्रीय विधायकों को कभी भी विधानसभा सत्र में मेरे क्षेत्र के किसानों के लिए, मेरे क्षेत्र के युवाओं के लिए, मेरे क्षेत्र के मजदूरों के लिए आवाज उठाते नहीं देखे। बिल्कुल। जबकि अगर हमें हमारी जनता चुनती है और हमें अगर अधिकार स्वरूप अगर विधायक बनाती है, हमारा पहला काम रहेगा स्वास्थ्य के ऊपर, दूसरा काम रहेगा शिक्षा के ऊपर, तीसरा काम रहेगा बेरोजगारी के मुद्दों को हम कैसे निपटें। और उसके लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक जाने का हम क्षमता रखेंगे, क्योंकि हम कोई ठेकेदारी करते नहीं, हमारा कोई रेत दारू का काम ही नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, हमारे पास टाइम सिर्फ जनता का रहेगा। तो हम जनता के लिए रात दिन लगे रहेंगे। तो कितना बेहतर कर सकेंगे हम उसके लिए प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे हम कोई दारू और पैसा बांट करके चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो हम काम करने के हिसाब से जाएंगे, तो हम निरंतर काम करते। तो फिर ये जो लोग कहते हैं कि बिना पैसे बिना दारू के चुनाव, तो उसके लिए कैसा करेंगे? अब मुझे तो लगता है, मुझे तो इतना आत्मविश्वास हो चुका है कि जिला पंचायत जैसा, जिला पंचायत मतलब एक मिनी एमएलए का चुनाव जैसे ही चुनाव होता है, उस चुनाव को हमने बिना दारू और बिना पैसे से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा भी जीत लेंगे। और जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि भैया ये चुनाव अलग होता है, वो चुनाव अलग होता है, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, जनता वहां भी वोट करती है, जनता यहां भी वोट करती है। डिपेंड करेगा कि उम्मीदवार जनता के बीच में किस तरीके से जाता है। ये देखिए भैया का जो कॉन्फिडेंस, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि इन्होंने क्या है, जनता के बीच में जाके उन्होंने मेहनत किया है। मतलब विधायक भी जितना नहीं घूमता है आज की डेट में, उससे कहीं ज्यादा भैया घूम लेते हैं। और ऐसी बात नहीं कि वो वहीं पर घूमते हैं, मैं तो आपको देखा हूँ कई बार, आप हमारे बरघाट में भी आप देख रहे हैं, लोगों से मुलाकात आपकी चालू है, बालाघाट में आप बैठ रहे हैं युवाओं के साथ में, ये आप हर तरह का मैनेज कर लेते हो। आप विश्वास नहीं करोगे देव जी, जिस भी, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का, अगर जहां का भी व्यक्ति मुझे जान रहा है और अगर वो किसी भी काम के लिए फोन करता है, वो काम हो या ना हो, लेकिन मैं प्रयास पुरजोर करता हूं। और उसी का कारण है कि कई बार ऊपर वाले की शक्ति, महिमा और हमारे प्रयास से वो काम हो जाते हैं, और वो आदमी जो हमारा जो फैन क्लब है वो धीरे धीरे बढ़ते रह रहा है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग चारों तरफ पहचाने जाते हैं। भैया युवाओं की टोली भी काफी अच्छी है आपके पास में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और युवा आपके साथ हमेशा डट के खड़ा है एकदम। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा, जनता को बदनाम करना बंद करें। ये जो जनप्रतिनिधि है ना, जो बोलते हैं ना कि मुझे चुनाव में 5 करोड़ लग गया, 10 करोड़ लग गया, अभी लगेगा 2 करोड़, अभी लगेगा 4 करोड़, ये कुल मिला करके ऐसे बोल करके आम किसान के घर के प्रतिभाओं को आने नहीं देना चाहते हैं। ये उनके हौसला को पहले ही खत्म कर देते हैं पैसा बीच मिला करके। जबकि मुझे पता है कि मेरे क्षेत्र की जनता हो या कहीं की भी जनता हो, कुछ ही लोग होते हैं उनके कार्यकर्ता के स्वरूप रहते हैं। अब ये उनको पैसे देते हैं, दारू देते हैं, उन्हें क्या पता, मगर मेरी जनता और जनता युवा तक तो नहीं कभी दारू और पैसा देकर लेकर के वोट नहीं देती। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इनके लोग इनके पैसे को खा जाते हैं, दबा देते हैं और फालतू का ही युवा और जनता को बदनाम करने का काम करते हैं। तो मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे बहरूपियों से सावधान हो, अपने मत का सदुपयोग करें और अपनी एक जो मतदान करता है इंसान, 15 दिन में क्या बिकना, ये बताइए। 15 दिन की दारू में और 15 दिन के पैसे में आपका जीवन होने वाला नहीं है। और अगर कोई इतना भी बड़ा पैसे बांटने वाला आदमी आता है तो बोलना भैया मेरे परिवार में 7 लोग हैं, बरोबर है, जिसमें से 2 लोग अगर दारू वगैरह का, शराब का अगर सेवन करते हैं, तो उनका कैलकुलेशन लगाना, अपने घर के लोगों का कैलकुलेशन लगाना, उनके अनाज का, पानी का, बोलना इतनी व्यवस्था 5-10 लाख रुपए एक परिवार में देंगे तो बिल्कुल आप 5 साल के लिए, क्योंकि आप 5 साल के लिए बन रहे हो ना, फिर आप 15 दिन के लिए क्यों बिकोगे? अब बिकना ही है तो फिर सीधे सीधे 5 साल के लिए अब आप जुगाड़ करके जाओ तो पैसा ऐसा लो, और अन्यथा नहीं तो अपने ईमान पर दाग नहीं लगाना और इन बहरूपियों को मुंहतोड़ जवाब देना है और अपने ही बीच के हिस्से को अपना
विधायक चुनना है। एक और बात आपसे कहना चाहूंगा मैं दर्शकों, अगर मान लो आपके पास कोई पैसा लेके आता भी है, मान लीजिए, देखिए चुनना किसको है वो आपको मालूम है, इनके पास बहुत सारा है, अब कमाए तो आप ही के नाम से ना, बिल्कुल। जनता के नाम से पैसे कमाए, इनसे बाकायदा पैसे लेना, बोले हाउ लाओ दो, और है क्या थोड़ा बहुत, पड़ोसी को बुलाओ इसको भी दो। लेकिन याद रखना, आप व्यक्ति को चुनना, आप जिस दिन आप व्यक्ति को चुनेंगे ना, कसम से बोल रहा हूँ, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। और भैया एक और बात जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ मैं, आज सबसे ज्यादा कोई दुखी है ना, वो मध्यम वर्गीय परिवार और हमारा किसान बहुत दुखी है। उसके बारे में आपकी क्या राय है भैया, 2 शब्दों में बोलेंगे, अभी टाइम हम लोग को बहुत हो मैं रहा है। आपके वीडियो के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी सरकार से और अपने शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करता हूं कि इस बार 3,000 रुपए किसानों का जो धान का रेट है वो उसे होना। उसे कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं आज हमारा जो किसान है वो आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत। हमारी सरकार ने बिल्कुल ब्याज माफी कर दी है, बहुत सारी चीजें, पर एक बार फिर पुनः हमारा निवेदन है कि इस बार मध्य प्रदेश हमारी सरकार, क्योंकि एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अंतिम छोर में जो जा रहा हूं, और हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो 70 से 80% लोग किसानी के रूप में ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक बार जो मेरी बात है कि 3,000 रुपये किसानों का रेट कर दिया जाए और एक बार किसानों का कर्जा मुक्त कर दिया जाए, निश्चित तौर पे हमारे पूरे मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलने से कोई भी पार्टी रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और हाँ, जिसके लिए मैं हमेशा चिल्लाते रहता हूँ, बनवारी सेठ बनकर 3,000 रुपये धान का रेट, और एक डिमांड है बनवारी सेठ की, यानी कि खुद की मेरी, कि कम से कम 3,500 रुपये गेहूं बिकना चाहिए। तो हमारा किसान वाकई में, उसको जरूरत नहीं फिर आपके कर्जे वगैरह की, वो खुद कर लेगा अपने हिसाब से। तो भैया आज आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और जितने हमारे दर्शक हैं वो भी आपसे मिलना चाहते थे बहुत दिनों से। और पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपसे, मेरे ख्याल से हमारी मुलाकात ऐसी वाली कभी नहीं हो पाई जो लंबी मुलाकात होती। भैया से बस फ़ोन पे थोड़ी बहुत जो बात होगी, बाकी चलते फिरते की मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भाई देव पवार जी के भी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। इन्हें जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सके, क्योंकि ये मनोरंजन के तौर पे तो आपके बीच में आए हैं, पर कहीं ना कहीं कभी आप इनकी सोच को भी समझ के देखना। इनकी जो सोच है, मुझे तो कभी कभी इनमें एक अच्छा कुशल नेता दिखता है। ओह अब अगर ईश्वर की कृपा कब होती है वो समय बताएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे युवाओं को आगे आना चाहिए, और जिनमें प्रतिभाएं हैं उनको अवसर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा, तो कुछ चीज़ें नहीं भी देखने को मिलेगी। फिर और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गांव है, हमारा जो क्षेत्र है, वो पहले जो हरा भरा जनता से हुआ करता था, लोगों से हुआ करता था। जो हमारी पांज होती है, जिसे हम पनघट कहते हैं या फिर हमारी भौटी कहते हैं, पहले क्या होता था कि जब हम सुबह उठते थे तो हम अपने काका, दादा, चाचा या बड़े भाई लोग को देखते थे कि सुबह हम उठते थे, हम अपनी भौटी पर पांज पर आते थे, तो पूरी हमारी गली लोगों से हरी भरी रहती थी। सब लोग मंजन करते हुए अब वो एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे। पर आज बेरोजगारी का वो आलम है कि आज घर का मुखिया, घर का युवा रोजगार के लिए और अपने घर को चलाने के लिए आज पलायन कर चुका है, बाहर जा चुका है। दिल्ली, भोपाल, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसी बड़े बड़े सीटों में जाकर के काम कर रहा है। मेरे को उन लोगों को वापस लाना है, और जिस प्रकार से उनकी मदद करना है वो हम करेंगे। उनको वापस लाएंगे, उनको रोजगार देंगे, और पुनः अपने गांव को पहले की तरह जनता के बीच से जनता को ला करके हरा भरा करेंगे। अपनी उन भौटियों को, अपने उन पांजों को सुबह की तरह फिर उसको लहलाएंगे, और पूरे गांव में जो आज पलायन का जो विषय बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको खत्म करने के लिए निरंतर काम करते रहें। चलिए भैया, अच्छा लगा, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। और बता दूं मैं आपको कि अगर इस देश को बदल सकता है कोई, अपने क्षेत्र को भी बदल सकता है कोई, तो वो है सिर्फ आज का युवा। एक बार युवाओं के हाथों में एक बार बागडोर दीजिए आप, फिर देखिए बदलाव कैसे नहीं होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।